देखिएगा, प्रियांशु आपकी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जो बेसिक टॉपिक ले रहे हैं वो आप सभी लोगों ने 11th वगैरह में पढ़ा हुआ है। मुझे सिर्फ आपको उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी रिकॉल करानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके साथ, आप हेडिंग डालेंगे, टॉपिक है हमारे पास कैश बुक। कैश बुक, देखिएगा, पॉइंट नंबर 1, सर ये फर्स्ट यूनिट है ना? हाँ जी, फर्स्ट यूनिट में जो आपके पास बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जैसे कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो लेजर पोस्टिंग के बारे में तो मैं आपको कुछ ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई लेजर पोस्टिंग, तो आपको लेजर अकाउंट खोलने आते हैं। इनमें भी हमें जो आपके शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली हम स्किप कर चुके होते हैं, मैं वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लिखें पॉइंट नंबर 1, कैश बुक record all cash transactions. Cash book record all cash transactions, that is cash receipts and cash payments. Cash payments. Next, types of cash book. कैश बुक कितने तरह की होती हैं, बता सकते हैं? टाइप्स ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने तरह की होती हैं बताइए? 2 तरह की? नहीं। और कोई? टाइप्स ऑफ कैश बुक पूछ रहा हूं। कैश बुक 3 टाइप्स की होती हैं आपकी सर डबल, सिंगल सिंगल और कॉलम, पैटी। डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम, नॉट पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक इज अ डिफरेंट थिंग, वो टाइप ऑफ कैश बुक का पार्ट नहीं माना जाता है। वैसे आप बोल सकते हो उसको भी। देखिए, टाइप ऑफ कैश बुक में आपके पास सबसे पहले होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। फिर आपके पास क्या होती है? डबल कॉलम कैश बुक। मुझे बताइए, डबल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम होते हैं? कैश और बैंक। कैश एंड कैश एंड बैंक कॉलम। सर आपने इस चैप्टर में अभी कैश बुक से स्टार्ट किया ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये सब बाद में पढ़ोगे? हाँ जी, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एक बार हो चुके थे कुछ बच्चों के, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैपिटल रेवेन्यू ये टॉपिक हो चुके थे। तो बस ये लास्ट टॉपिक है उनका, उसके बाद में ले लूंगा फिर वही टॉपिक। इसी में पूरी जो थ्योरी आ जाएगी वो कवर हो जाएगी। फिर आती है 3 कॉलम कैश बुक।
बताइएगा मुझे 3 कॉलम कैश बुक में क्या क्या कॉलम होते हैं? सर कैश, कैश, बैंक और बैंक एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट। कैश, बैंक, डिस्काउंट, ठीक है। और एक मैं लिख लेता हूं, हमारे पास होती है पेटी कैश बुक, ठीक है। जानते हो क्या होती है ये पेटी कैश बुक? सर सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं। कुछ छोटे मोटे खर्चे मिसलेनियस हाँ। के, जो कि बेसिकली क्या होता है, उनको कैश बुक में लिखना। लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक अलग से कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपसे पूछी जाती है, मैं आपके साथ एक डिस्कस कर रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक मिनट हैंग हो गया, आप लिखिए जब तक। ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। ट्रेड वर्सेस कैश डिस्काउंट। बताइए आप में से कौन बताएगा व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर बताइए। सेल करते समय जो डिस्काउंट देते हैं कस्टमर्स को। वेरी गुड। जब आप गुड्स बेचते हो तो सप्लायर जो है वो उस गुड्स की लिस्ट प्राइस पर जो डिस्काउंट ग्रांट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। रिडक्शन given by supplier, reduction given by supplier from the list price, from the list price of goods। समझ रहे हो? जो उस गुड्स की लिस्ट प्राइस होती है, उस गुड्स की जो एमआरपी बेसिकली आप बोलते हो, उस पर जो रिडक्शन सप्लायर करता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का मीनिंग बताओगे? सर जब कैश पेमेंट करते हैं ना अपन अपने क्रेडिटर्स को, तब वो जो डिस्काउंट देते हैं। सर जो बिल प्राइस पे दिया जाता है। बहुत बढ़िया, ये किसने आंसर दिया बिल प्राइस का? सर रिया। रिया कौन सी? रिया नटानी। यस सर। वेरी गुड रिया, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो होता है रिडक्शन फ्रॉम द बिल प्राइस या इनवॉइस प्राइस। अगर मैं मीनिंग की बात करूं, रिद्धि ने जो बताया वो उसका ट्रीटमेंट दिया आपने रिद्धि ये बताया कि बेसिकली कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, मीनिंग नहीं था वो। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस अलग होता है और कैश डिस्काउंट का, पहले मैं बात कर रहा हूं इनके मीनिंग को लेकर, तो बहुत ध्यान से समझना। ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर के द्वारा किया जाने वाला ऐसा रिडक्शन होता है जो कि उस गुड्स की लिस्ट प्राइस में से, अंडरलाइन कर लो, लिस्ट प्राइस में से दिया जाता है। बट जो कैश डिस्काउंट है वो रिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस प्राइस होता है। इनवॉइस प्राइस, या जिसे हम कहते हैं बिल बनाते हैं। बहुत बढ़िया आंसर। तो मीनिंग के अगर कंपैरिजन में मैं बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ट्रेड डिस्काउंट तो लिस्ट प्राइस में से दिया जाने वाला, किया जाने वाला रिडक्शन है, और जो कैश डिस्काउंट है वो
इनवॉइस प्राइस में से किया जाने वाला रिडक्शन है। हाँ, सर एक एग्जांपल से बताना। एग्जाम्पल से बताऊं, आ जाओ। देखो ये क्या था, ये एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। आप जब किसी भी प्रोडक्ट को दुकान पर लेने जाते हो ना, और अगर आप देखोगे तो उस पर एक एमआरपी लिखी हुई होती है। देखा है कभी किसी प्रोडक्ट पर एमआरपी? यस सर। यस सर। ये एमआरपी उसकी लिस्ट प्राइस कहलाती है। अब आप ध्यान से समझो, जैसे आपने एक दुकानदार से पूछा कि सुनना मेरी बात को, कि एमआरपी उस पर लिखी हुई है मान लो 500 रुपए, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आपने पूछा कि भैया बताओ ये कितने में दोगे, उसने कहा, पहले एमआरपी उसने देखी, फिर एमआरपी से कुछ कैलकुलेट किया और आपको बोला कि भैया 450। तो उसने ये डिस्काउंट किस पर दिया आपको? एमआरपी पे। प्राइस पे। एमआरपी पर या लिस्ट प्राइस पर। इस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब आपने ये माल खरीदा, तो आपका जो इनवॉइस बनेगा वो इनवॉइस कितने पर बन रहा है? 450। सर 450 पर। ये आपकी बिल अमाउंट या इनवॉइस प्राइस हो गई। अब आपने सामने वाले को बोला कि यार देखो, मैं तुम्हें अभी पैसा दे रहा हूं, या मुझे कुछ और डिस्काउंट दे दो इस प्राइस के ऊपर, जो आपकी बिल प्राइस या क्या है। ये बेसिकली जनरली क्या किया जाता है, इसका जो पर्पस होता है कैश डिस्काउंट का, वो होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट। आपने बोला कि यार मैं कैश पेमेंट, तो चलो मैंने 500 रुपए की चीज ली, मान लो इसका अमाउंट बड़ा होता, तो अब आपके पास जो इनवॉइस प्राइस है, मैंने कहा कि भैया देखो मैं आपको इमीडिएटली पैसा दे रहा हूं, कोई उधार नहीं खरीद रहा हूं, आप ऐसा करो मुझे अब इस बिल प्राइस में यार 450 नहीं 2% डिस्काउंट या 5% डिस्काउंट और दे दो। तो जब डिस्काउंट बिल प्राइस या इनवॉइस प्राइस में से दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट, यानी आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो कि भैया तू इमीडिएटली पे करेगा तो मैं तुझे और डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये डिस्काउंट क्या कहलाता है? डिस्काउंट। कहलाता कैश है डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कहलाता है, जानते हो? तो सर 441 पे पेमेंट करेंगे अपन। हाँ, यानी समझना मेरी बात को, कैश जो डिस्काउंट है ना, उसको हम इनवॉइस में नहीं दिखाते कभी भी। आप इनवॉइस तो 450 की ही बनाओगे, लेकिन ये डिस्काउंट आप अलग से दे रहे हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे नहीं होता, चलो आपने बिल बना दिया, फिर सामने वाले ने आपको फिर 20-50 रुपए कम दे दिए, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। पर्पस होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट लेना, कैश में मिलना, बट नॉट शोन इन द इनवॉइस। ये इनवॉइस में नहीं दिखाया जाता है। जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो हमेशा आप इनवॉइस में दिखाते हो, आप इनवॉइस में चार्ज करते हो, आप पहले लिखते हो कि भैया इसकी एमआरपी या लिस्ट प्राइस ये थी, इसमें से हमने इतना डिस्काउंट दे दिया, दैट विल बी कॉल्ड इनवॉइस डिस्काउंट। हाँ, लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं, तो जानते हो अकाउंटिंग में कौन से डिस्काउंट की अकाउंटिंग की जाती है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नेवर बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट की ही आप एंट्री करते हो। अभी अपन लिखेंगे इस बात को भी, तो मीनिंग क्लियर है बिल्कुल? यस सर। पर्पस क्या होता है देखिएगा, पर्पस ट्रेड डिस्काउंट देने का जो पर्पस होता है वो होता है प्रमोट द सेल्स। आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो और इसके लिए बिजनेस की एक ट्रेड प्रैक्टिस रखते हो कि भैया आप लिस्ट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दे देते हो। तो देखिएगा, अगर मैं ट्रेड और कैश की बात करूं, तो इसका पर्पस तो होता है टू इंक्रीज सेल्स, लेकिन कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है? सर प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट। टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये बेसिकली पर्पस होता है इन डिस्काउंट को देने का।
अगर मैं अकाउंटिंग पर्पस से इनकी बात करूं तो नो अकाउंटिंग। ट्रेड की आप डायरेक्टली से इनवॉइस में डिडक्ट कर देते हो, लेकिन इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं करते हो। आप ये नहीं बोलोगे कि हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया तो वो हमारा खर्चा हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट की नो अकाउंटिंग, लेकिन सेपरेट अकाउंटिंग। यानी सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, ये नहीं होता। यस, बिल्कुल। ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग एंट्री आपकी नहीं होती है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है उसकी आपकी सेपरेट क्या होती है, अकाउंटिंग होती है। यस सर। वेरिएशन देखिए, ट्रेड डिस्काउंट अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेस्ड। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेस्ड मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं कोई बल्क क्वांटिटी खरीदने गया तो मे भी पॉसिबल कि मुझे अलग ट्रेड डिस्काउंट मिले। कोई दूसरा व्यक्ति खरीदने गया, उसने कुछ कम क्वांटिटी खरीदी तो उसका डिस्काउंट अलग हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है, जो परसेंटेज है, वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे आपको उतनी ज्यादा क्या मिलने का चांस, उतना ज्यादा ही क्या मिलता है आपको, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लेकिन कैश डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू पीरियड in which payment is made। ये पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सामने वाले को बोला कि भैया देख, अगर तू मुझे 15 दिन में पेमेंट कर देगा तो तुझे इतना दूंगा, अगर तू मुझे 25 दिन में करेगा तो मैं इतना दूंगा, एंड सो ऑन। तो ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, ये तो क्वांटिटी पर बेस्ड होता है, जबकि जो कैश डिस्काउंट है वो किस पर बेस्ड होता है, वो पीरियड पर बेस्ड होता है आपका। ये अकॉर्डिंग टू द पीरियड दिया जाता है कि भैया आप इतने पीरियड में पेमेंट कर दोगे तो इतना डिस्काउंट, इतने पीरियड में पेमेंट कर दोगे तो इतना डिस्काउंट। बताओ, क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है Yes, sir. आइएगा अब एक और चीज पर बात करता हूं, कमीशन वर्सेस डिस्काउंट। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए बस। कमीशन वर्सेस डिस्काउंट, बताइए क्या होता है? कमीशन बताइए मुझे। सर जब कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है और हम उसे उसका वो दे रहे हैं, यानी आप बेसिकली कह सकते हो कि ये एक ऐसा रेम्युनरेशन है जो आप एक सेल्स, परचेज, कलेक्शन या किसी भी अदर टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन पर आप अपने एम्प्लॉय या एजेंट को ऑन अ परसेंटेज बेसिस देते हो, उसे तो हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन को अपॉइंट किया, मैंने उसे बोला कि भैया तू जितना माल बेचेगा तुझे उस पर मैं 2% कमीशन दूंगा, ठीक है? तो दैट विल बी टर्म्ड एज कमीशन। तो आप लिख सकते हो कमीशन में remuneration to employee oblique agent for services performed in connection with
एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन लीजिए, कमीशन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी एम्प्लॉय या एजेंट को उसके द्वारा जो सर्विसेज परफॉर्म्ड की जा रही हैं, सर्विसेज किसके रेस्पेक्ट में, आपका कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके रेस्पेक्ट में अगर आपको सर्विसेज मिल रही हैं तो उसके रेम्यूनरेशन को हम क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। और डिस्काउंट तो अपन पढ़ ही चुके हैं। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन फ्रॉम द प्राइस। ठीक है, ये डिस्काउंट जनरली क्या होता है, रिडक्शन फ्रॉम गिवन बाय सप्लायर। तो ये एक बेसिक आपके पास डेफिनेशन हो गई बस। ठीक है, आगे बढ़े अपन इसमें। सर कमीशन मतलब बिजनेस का कोई काम कराने के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। बिल्कुल, बिजनेस के ट्रांजैक्शन के रेस्पेक्ट में आप सर्विसेज ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने सेल्स पर कमीशन डिसाइड किया, तो मैंने अपने एम्प्लॉइज को क्या बोला कि भैया तुम जितनी सेल करोगे तुम्हें उस पर कमीशन मिलेगा। ठीक है, परचेज पर कमीशन होता है। मैंने ये बोला कि भैया तुम इतने पर माल खरीद के लाओगे तो तुम्हें उस परचेजेस पर मैं क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। ठीक है, और भी कई तरीके के कमीशन होते हैं। तो बेसिकली जो कमीशन है वो क्या बताता है आपको कि भाई कोई भी रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो सामने वाले से बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज के लिए। सर हाँ जी बोलो। तो ये तो वो सामने वाला भी मांग सकता है ना कि मैंने तेरे ये इतने सारे गुड्स सेल करवा दिए, अब इसका मैं 2% पहले या जो decide भी होता है। कमीशन लूंगा। ऐसे कैसे मांग लेगा, पहले डिसाइड होगा ना, इसके एग्रीमेंट तो पहले बनेंगे। हाँ मतलब पहले भी ले सकता है ना, वो सामने वाला भी तो बोल सकता है मैं तेरे सामने वाले करवाऊंगा की तो तू मुझे देगा क्या। देखो समझो, सामने वाला अगर बोल रहा है तो वो तो केवल एक ऑफर रख रहा है ना कि मैं इतने में काम करूंगा, जरूरी है मैं उसको रखूं ही सही। अच्छा भैया समझो, इसीलिए हम कमीशन टर्म बोलते हैं जब मैं अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन की सर्विसेज के बदले में उसे दूंगा तो वो दिया जाने वाला अमाउंट कमीशन है। सामने वाला तो बोलेगा ऐसा कर तू मुझे 50% कमीशन दे दे, मैंने तेरा माल बेचा, तो नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली ये किस पर बेस्ड, नहीं सर, अगर पहले बोलता है कि मैं बेच दूंगा अगर तू 2% दे दे इसका मतलब डिस्काउंट आप वो एग्री कर रहे हो कमीशन तो तो। हो गया ना कमीशन का अमाउंट। ओके सर। भाई आपको एग्री करना पड़ेगा ना, सामने वाला अगर आपको किसी भी प्रकार के कमीशन का ऑफर दे रहा है तो यू हैव टू एग्री फॉर दैट, तभी तो ओके सर। तभी एग्रीमेंट बनेगा, है ना। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए, सर रेक्टिफिकेशन हो गया क्या अपना, बस वो एमसीक्यूज। एमसीक्यू बाकी मैं और अभी आपको रोज अब हर चैप्टर के करवाऊंगा, उसके तो कर ही लिए थे एमसीक्यू आपने। वो एक चीज मुझे देखनी है, वो मैं देख नहीं पाया, वो मैं आजकल में देख के बता दूंगा, वो नेट प्रॉफिट वाला। बाकी तो उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा बस मैं उसके। आज भी आपके लिए उस पे ऐप पर मैं अपलोड करूंगा एक पेपर, क्वेश्चंस करना आप साथ साथ में। और चलिएगा, अब अपन बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। पॉइंट नंबर कौन सा आएगा ये, 5th। मैंने पॉइंट नंबर डाले तो है 4th। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री 3 कॉलम कैश बुक, पब्लिक 2 कॉलम कैश बुक। क्या होती है बताइए कॉन्ट्रा एंट्री, सुना है कभी नाम कॉन्ट्रा एंट्री का?
Yes, sir. यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपका कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होते हैं और इसीलिए उस ट्रांजैक्शन की जो अकाउंटिंग आप करते हो वो कैश बुक में दोनों साइड होती है, यानी कैश कॉलम में भी, और एक तरफ कैश कॉलम में होगी और दूसरी तरफ आपकी बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में होगी। तो उन एंट्री को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रा एंट्री होती है? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, ट्रांजैक्शंस, थ्री ट्रांजैक्शंस। केवल 3 ही बिजनेस के ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनके रेस्पेक्ट में आप क्या करते हो? कॉन्ट्रा एंट्री करते हो। नाउ अब ये बात आती है कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं आपके। पहला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश withdrawn from बैंक और बिजनेस पर्पस। क्योंकि अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ करोगे तो कौन सा अकाउंट आएगा? ड्रॉइंग्स। दो ट्रांजैक्शन तो क्या हो गए? अगर आपने कोई भी जो कैश है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया है या आपने बिजनेस पर्पस के लिए बैंक से पैसा विड्रॉ किया है। तीसरा ट्रांजैक्शन बताइए। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। आ गया ना? अच्छा, तो लिया कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। डेटर्स से जो पैसा रिसीव हुआ है वो बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। डेटर से जो क्या, वो तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ही हो गया। तीसरा ट्रांजैक्शन बताइए जिसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नहीं, चेक डिपॉजिट। चेक ऑफ अर्लियर डेट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर पोस्ट डेट चेक। ना ना ना, रुको रुको रुको, इसको थोड़ा और करेक्शन करके चेक ऑफ आप ऐसे लिखो। एक मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर देता हूं ताकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आपको एक चेक रिसीव हुआ था लेकिन आपने उस चेक को बैंक में उस समय नहीं डाला, आपने किसी दूसरे दिन बैंक में जब अगर चेक डिपॉजिट करवाया। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री क्यों बनती है वो समझना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल को आपको 12 जनवरी 2020 एक चेक मिला। अब आपको चेक मिला लेकिन आपने उस चेक को अभी तक बैंक में नहीं डाला,
तब तो आप क्या करते हो, वो चेक आप ही के पास पड़ा हुआ है, तो आप एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। मान लो राम से वो चेक मिला था, तो ये एंट्री आप डाल दोगे क्योंकि आपको चेक मिला। लेकिन इस चेक को आपने 15 तारीख को अगर जमा करवाया, तो अब आपको 15 तारीख को एक और एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके बैंक में क्या होगा, कैश बढ़ेगा, वो 15 तारीख को होगा। तो मतलब अब आपको क्या एंट्री डालनी पड़ेगी, कैश टू बैंक, कैश सर इंक्रीज। ऐसे थोड़ी ना होती है सर, अगर मेरे को चेक उस टाइम रिसीव हुआ है, डिपॉजिट नहीं कराया है मैंने, उस डेट जैसे 12 जनवरी को रिसीव हुआ, उस दिन मैंने डिपॉजिट किया, तो चेक इन हैंड टू राम होगा ना। चेक इन हैंड नहीं लिखा जाता, बैंक अकाउंट से ही लिखा जाता है, चेक इन हैंड कभी नहीं लिखा जाता। चेक इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बैंक। और सर जिस दिन डिपॉजिट कराया उस दिन बैंक टू चेक इन हैंड होता है ना। नहीं होती ऐसी एंट्री, बैंक टू चेक इन हैंड कहाँ होती है एंट्री, बताओ। सर वो 11th में होती थी, 11th 12th में की हाँ। है। तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर इसकी कॉन्ट्रा एंट्री तो करोगे ही नहीं आप, कॉन्ट्रा एंट्री में कैसे लाओगे इसको। तो सर वही वही तो है कि चेक चेक अगर आपने अपने पास में रख लिया, उस दिन डिपॉजिट ही नहीं कराया, तो फिर तो यही होगी ना। नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको कोई चेक मिला प्रीवियस की किसी डेट पर और आपने उसको बाद में अगर बैंक में जमा करवाया, आप क्या एंट्री बोल रहे हो, क्या करोगे एंट्री, पहली एंट्री क्या करोगे, चेक इन हैंड टू राम। चेक इन हैंड। मेरे हिसाब से उसको अपन चेक इन हैंड टू राम। अच्छा, अब आप मुझे बताओ फिर इसकी लेजर पोस्टिंग कैश बुक में कैसे करोगे, चेक इन हैंड की पोस्टिंग बताओ। चेक इन हैंड, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, आपने बोला आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड, ठीक है, टू राम। क्या ये कैश बुक में आएगी क्या, नहीं कैश बुक में नहीं आएगी चेक रिसीव करने की, फिर बैंक कॉलम किस लिए बनाया आपने, बताओ। सर बैंक कॉलम में आएगा, मतलब अगर अपन उसमें देखे तो कैश बुक में। बैंक कॉलम में आएगा ना। हाँ। तो अगर मैं बैंक टू राम करूंगा तो क्या इशू है इसमें, बताओ। आप करके देख लो, आप अगर कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक के बैंक कॉलम में आप क्या लिख रहे हो, टू राम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, हाँ और कौन से कॉलम में अमाउंट डालोगे, बैंक के में। तो क्या मैं इसे बैंक टू राम नहीं बोल सकता, नीचे नरेशन में डालूंगा इसको मैं कि चेक रिसीव्ड बट नॉट येट डिपॉजिटेड। चेक इन हैंड कोई जरूरी है क्या लिखना, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। आप अगर चेक इन हैंड को लिखकर बैंक कॉलम में एंट्री डाल रहे हो तो बैंक टू राम भी तो लिख सकता हूं मैं इस बात को। हाँ सर लिख तो सकते हैं। लिख सकता हूं ना, मतलब आप चेक इन हैंड बोल रहे हो, मैं उसी चीज को बैंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अब आपने इस चेक को बैंक में जमा करवाया, आप क्या करोगे एंट्री, बैंक टू चेक इन हैंड। बैंक टू चेक इन हैंड। तो ये तो एंट्री कैंसिल हो गई। अब अगर आप बैंक को ही डेबिट करोगे और चेक इन हैंड में भी अपन बैंक को ही क्रेडिट कर रहे हैं, तो इसकी तो फिर लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, बताओ। या तो क्या किया जाए, एक्चुअली में देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब ये ट्रांजैक्शन आता है ना, तो बेसिकली इसे इस तरह से रिकॉर्ड नहीं करते अपन। जब कोई चेक अपने को मिलता है, अब सुनना मेरी बात को, तो मैं चेक मिला लेकिन अगर मैंने सेम डे बैंक में जमा नहीं करवाया, तो बेसिकली अकाउंटिंग ये कहती है कि आप इसे चेक के बजाय एक तरह से ये मानो कि आपको जस्ट लाइक अ कैश मिला, और जब आप इसको डिपॉजिट करवाने जाओगे तो आप ये मानो कि आपने वो कैश बाद में बैंक में जमा करवा दिया। ये एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, देखो। हालांकि ऐसा बहुत रेयरली आपको मिलेगा, बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको कभी भी कोई चेक मिला जिसको आपने उस दिन न करके बाद में, जनरली जानते हो क्या होता है, आपके पास जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो ये होते हैं कि बस आपको वो बोल देता है चेक रिसीव्ड। हम ये मानते हैं कि जिस दिन चेक मिला हमने उसी दिन उसे बैंक में क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। बट लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक केस बन रहा है यहाँ पर कि अगर आपको कोई चेक मिला जिसको आपने सेम डे न कराकर बाद की किसी डेट पर अगर क्या करवाया,
बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो एक तरह से आप ये मान रहे हो कि वो चेक एक तरह से कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो रहा है, तो उस केस में आपको उस ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री डालनी पड़ेगी। वरना आप खुद सोचो, अगर आप इस तरह से एंट्री डालोगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, आपके पास एंट्रियां मैच नहीं करेंगी। फिर आप समझ रहे हो, वेबकैक्स का एक एग्जांपल भी था मेरे पास, मैं आपको बताता हूं अगर मिल जाए तो, नहीं तो मैं आपको कल बताऊंगा वो एग्जांपल लिख के फिर। सर क्योंकि ना मैं 11th में कराई गई है ना चेक हैंड की एंट्री, इसलिए ना इसमें हमारे को तो ऐसे ही याद है। नहीं ये तो है, फिर इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे कराइए बताओ, बैंक टू चेक इन हैंड की लेजर पोस्टिंग बताओ, इसकी भी लेजर पोस्टिंग तो करोगे ना, बताओ इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप। चलो मैंने मान लिया आपको करवाई है, बिल्कुल ठीक करवाई है, लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आप बोल रहे हो जब आपको चेक मिला तो आपने एंट्री की चेक इन हैंड टू राम, ठीक है, तो आपने चेक इन हैंड को बैंक कॉलम में दिखा दिया। अब मैं बोल रहा हूं इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। भाई लेजर पोस्टिंग तो करोगे ना इसकी भी कैश बुक में। अब अगर आप इसकी कैश बुक में लेजर पोस्टिंग करोगे तो बताओ, आपने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया, ये तो एंट्री कैंसिल हो गई आपकी। टू कैश एट बैंक नहीं हो सकता? टू कैश एट बैंक। तो बात तो वही हो गई ना, आप बैंक कॉलम को ही तो दोनों जगह डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो। कर रहे हो ना, मैं तो ये पूछ रहा हूं। तो कॉन्ट्रा एंट्री बनी, आप छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूं चलो आपने ठीक बोला, आपने एंट्री की बैंक टू चेक इन हैंड, ये एंट्री तो आप सभी जने मान रहे हो ना कि जब चेक डिपॉजिट कराओगे तो यही एंट्री करोगे, बोलो। यस सर। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। अब मैं ये बोल रहा हूं इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, मुझे ये बता सर दो बस। ये जब चेक अपन को रिसीव होता है ना तब की एंट्री होती है चेक इन हैंड डेबिट टू डेटर, है ना। हाँ जी, और फिर जब हम इसको बैंक में मतलब बैंक में जब डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक टू चेक इन हैंड होती है। कहने मतलब है यहाँ पे डेटर को तो कम कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है पहली एंट्री में, और वहां पे अपने बैंक को बढ़ा दिया होता है। मैं आपसे वो आपकी बात समझ गया, आपने इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कर दी और बैंक कॉलम में टू राम लिख दिया 10,000, यहां तक ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये एंट्री आपने 12 तारीख की कैश बुक में कर दी, यहां तक ठीक है। अब 15 तारीख को आपका ये ट्रांजैक्शन हुआ, क्या इस ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग करोगे या नहीं करोगे कैश बुक में? मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। सर करनी तो पड़ेगी क्योंकि पैसा तो आया है। करनी पड़ेगी, तो आप ऑलरेडी बैंक में पैसा रिसीव करने का 10,000 लिख चुके हो ना, फिर आपने दोबारा 10,000 लिख दिया। मेरी बात समझो, बैंक टू चेक इन हैंड की लेजर पोस्टिंग बताओ मुझे। तो आप पहला ट्रांजैक्शन आपका बिल्कुल ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है, आपने 15 तारीख को एक ट्रांजैक्शन किया कि चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया, चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो एंट्री क्या बनी आप ये बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, यहां तक क्लियर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी लेजर पोस्टिंग करो जल्दी से, इसकी लेजर पोस्टिंग करो। सर बैंक में आ जाएगा टू चेक इन हैंड लेजर का तो पोस्टिंग। कोई अकाउंट ही ओपन नहीं होता लेकिन आपका, फिर यानी आप ये बोलना चाह रहे हो, समझो मेरी बात को, आप ये बोलना चाह रहे हो आपने 12 तारीख को टू राम ऑलरेडी लिख दिया, अब आप 15 हाँ। तारीख को फिर लिख दोगे टू चेक इन हैंड, तो क्या दो बार 10,000 रुपए आए क्या आपके पास? नहीं सर आए तो एक बार ही है। आपको नहीं लगता आप लॉजिकली गलत बोल रहे हो? अब मेरे को नहीं पता 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा, मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ बस हर चीज को। मैं ये बोल रहा हूं आपने 12 तारीख को एंट्री करी और 12 तारीख को बैंक कॉलम में दिखा दिया कि 10,000 आए, बोलो एग्री। यस सर। अब आप 15 तारीख को दोबारा बैंक कॉलम में 10,000 ले रहे हो, इसका मतलब आपके पास क्या 20,000 रुपए आ गए क्या? नहीं सर। नहीं आए ना? सर हाँ सर जी बोलो।
सर मैंने एक एंट्री देखी थी, जैसे 17 जनवरी को इन्होंने किया था मोहन से, और फिर 19 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट किया है। बिल्कुल तो इन्होंने पहले एंट्री जनवरी 17 की है चेक इन हैंड टू मोहन, ठीक और है। फिर 19 जनवरी की है बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक और इन्होंने पोस्ट किया है सिर्फ टू चेक इन हैंड और 19 डेट को। सर मतलब जिस दिन बैंक में पैसा आया ना, सिर्फ उसकी एंट्री की है टू चेक इन हैंड से, राम वाली करी ही नहीं है Yes, sir, पोस्ट। राम वाली नहीं करी है, सिर्फ टू चेक इन हैंड से बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा है। अच्छा ऐसे करी है इन्होंने, एंट्री बना दी। जबकि देखिए बेसिकली अगर मैं चाहूं तो अब इसकी एंट्री कैसे कर सकता हूं समझना। चलो लेकिन एक समस्या नहीं हो गई आपको, ठीक है चेक ये तो आ गया, फिर आपका मोहन का अकाउंट तो कैंसिल ही नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, मोहन का अकाउंट कैंसिल कहां हुआ फिर? तो उन्होंने ब्रैकेट में ही मोहन भी लिख रखा है, उन्होंने लिखा है मोहन इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ अब आप वही बात आ गई ना। देखो मैं आपको समझाता हूं, मैं इसको कुछ ऐसे बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर बैंक टू चेक इन हैंड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं मैंने पहली एंट्री 12 तारीख को डाल दी कि चेक रिसीव होने की एंट्री, तो मैंने इसको 10,000 से लिख दिया। इस एंट्री को डाल के मैंने राम को कैंसिल कर दिया और चेक इन हैंड आ गया मेरे पास। क्लियर यहां तक? अब अगर मैं इस ट्रांजैक्शन को दोनों तरफ दिखा दूं, टू साइड और बाय साइड, तो क्या आपको लगता है ये 10,000 इस 10,000 से कैंसिल हो जाएगा? हाँ सर, नील इफेक्ट हो जाएगा। और ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन केवल एक ही रह गया कि नहीं रह गया? यस सर। समझ सर रहे ये हो? जो क्रेडिट में आपने 10,000 लिखा, ये कौन सी एंट्री? ये एक्चुअली में क्या होता है, मैं ये मानता हूं कि बैंक टू आपने जो चेक इन हैंड लिखा ना ये वाला, इसने 2 बार इफेक्ट डाला। एक बार इफेक्ट डाला बैंक में और एक बार और इफेक्ट डाला इसने बैंक में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? चेक इन हैंड भी तो बैंक को ही बताएगा कि नहीं बताएगा? चेक इन हैंड भी तो बैंक को ही बताएगा। तो मैंने इसकी कॉन्ट्रा, चलो ठीक है, अगर आप लोगों के उसमें 11th में वो था तो फिर आपको ये रहेगा कि फिर तो आप एंट्री 19 तारीख को डालोगे। ठीक है, वो लेजर पोस्टिंग करने का तरीका वो भी ठीक है कि मैं क्या करूं, जब चेक रिसीव्ड हुआ और मेरे पास इन हैंड रहा तो मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा हूं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है ना, जर्नल एंट्री तो कर रहा हूं बट लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहा मैं उसकी। यही तो बोलना चाह रहे हो आप? आपने इसका मतलब आप जो क्वेश्चन मुझे बता रहे हो 17 तारीख को उसने कोई लेजर पोस्टिंग नहीं की। यस सर। है ना, 17 तारीख को लेजर पोस्टिंग नहीं की लेकिन एंट्री डाली है। और 19 तारीख को जब वो चेक डिपॉजिट करवाया तो आपने उसकी क्या कर दी, लेजर पोस्टिंग कर दी। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो बट अब देखो, अब वही चीजें धीरे 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 अकाउंटिंग में नई चीजें आती जाती हैं। एक्चुअली में हमारे पास जो ओल्ड बुक्स हैं अगर आप उनमें देखोगे तो उनमें ये बोला जाता था कि जब आप 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन अलग अलग डेट पर हो रहे हैं तो उनकी लेजर पोस्टिंग भी 2 बार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक 12 को एक 15 को। आप 12 तारीख की एंट्री तो डाल रहे हो लेकिन 12 तारीख की आप लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हो। सोच के देखो जरा, जैसे उस एग्जांपल में जो अभी आपने मुझे बताया 17 तारीख को एंट्री तो डाली बट कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की 17 तारीख को इन्होंने। यस सर। एंट्री कब की, लेजर पोस्टिंग कब की, 19 जब चेक का पैसा आया। तो बेसिकली आप करने को वो भी कर सकते हो बट अगर आप एक लॉजिक से सोचो कि मैं अगर डे वाइज चल रहा हूं तो बेसिकली मुझे इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं कॉन्ट्रा एंट्री के रूप में डाल दूं तो मेरा डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरे पास केवल एक 10,000 बचेगा। अब इसका आपके मॉड्यूल में एक बार देखना पड़ेगा कि उन्होंने बैंक टू मोहन ही बचेगा। हाँ बचेगा तो अल्टीमेटली वही। भाई आप खुद सोचो ना, अगर आपको मोहन से चेक मिला तो मोहन अकाउंट कैंसिल होना चाहिए और बैंक में पैसा आना चाहिए। यस सर। तो अल्टीमेटली आप बुक आपकी भी सही है जो आप उसने किया। उसने क्या मान लिया कि 17 तारीख के ट्रांजैक्शन की लेजर पोस्टिंग करो ही मत। भाई लेजर अकाउंट तो हम बाद में बनाएंगे ना, एंट्रियां करने के बाद। भाई लेजर कब बनता है, एंट्रीज करने के बाद में। तो बोले आप सिंपली एक काम कर लो, आपको बस क्या करो कि जब चेक डिपॉजिट करवाया उस दिन की अकाउंट कर दो और रिसीव के टाइम की एंट्री तो डाल दो बट उसकी लेजर पोस्टिंग मत करो। लेजर पोस्टिंग में कंसोलिडेट रूप में इन्होंने दोनों एंट्रियों को मिला दिया। रीजन, चेक इन हैंड से चेक इन हैंड तो कैंसिल हो गया आपका। हाँ।
एक बार आपने बैंक चेक टू इन मोहन। को डेबिट किया, एक बार चेक इन हैंड को क्रेडिट किया, तो वो कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली आपके पास बैंक के नाम से पैसा आ गया। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं दोनों ट्रांजैक्शन को सेपरेटली दिखाना चाहता हूं तो फिर मुझे 19 तारीख के ट्रांजैक्शन की कॉन्ट्रा एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं डेबिट भी करूंगा तो मुझे उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्रेडिट एंट्री भी डालनी पड़ेगी। चलिए कल मैं इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, और कल हमारा ये हम कैश बुक का पार्ट कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन कर लेंगे। पेटी कैश बुक के बारे में थोड़ा समझाऊंगा और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।